नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 की खास पेशकश कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और पहले देखते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। पहली खबर, स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हवाई किरायों में कम से कम 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई किराए में बढ़ोतरी एयरलाइन कंपनियों के ऑपरेटिंग खर्च को सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम है। एटीएफ की कीमत में तेज बढ़ोतरी और रुपए में कमजोरी से कंपनियों के पास तुरंत कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 जून को हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतें में 16% की बढ़ोतरी की थी, जिससे एटीएफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। जून 2021 से अब तक एटीएफ की कीमतों में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। 16 जून को स्पाइसजेट का शेयर करीब 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने वेदरसील फेनेस्ट्रेशन नाम की कंपनी का 51% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। दोनों कंपनियों के बीच करीब 19 करोड़ रुपए की रकम में सौदा हुआ है। इस सौदे के बाद वेदरसील फेनेस्ट्रेशन कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। 15 जून को खबर आने के बाद एशियन पेंट का शेयर करीब 1% चढ़ा था, पर इस हफ्ते शेयर ने 2585 रुपए का 52 हफ्ते का नया निचला स्तर भी छुआ था। तीसरी खबर, कस्टमर्स की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने स्विगी और जोमेटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार ने इन कंपनियों को अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 15 दिन के अंदर प्रपोजल जमा करने का नोटिस जारी किया है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जोमेटो, स्विगी समेत अन्य फूड डिलीवरी कंपनियों से चार्जेस में पारदर्शिता लाने को कहा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कंपनियां ऑर्डर अमाउंट में शामिल डिलीवरी चार्ज, पैकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य चार्ज का पूरा ब्रेकअप ग्राहकों को दिखाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पिछले 12 महीनों के दौरान नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर यानी 1915 पर स्विगी के खिलाफ 3631 और जोमेटो के विरुद्ध 2828 शिकायतें की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें सर्विस में कटौती, डिलीवरी में देरी, खराब तथा गलत सामान की डिलीवरी और पैसे रिफंड नहीं करने से जुड़ी हैं। 14 जून को सरकार से नोटिस मिलने के बावजूद जोमेटो का शेयर करीब 4% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, आरबीएल बैंक ने इस हफ्ते आर सुब्रमण्य कुमार को 3 सालों के लिए एमडी और सीईओ बनाने की घोषणा की है। सुब्रमण्य कुमार 40 सालों के अनुभव के साथ एक सरकारी क्षेत्र के बैंकर हैं। उनके प्रोफाइल के मुताबिक वो आईओबी और डीएचएफएल की सफलता के पीछे रहे हैं और उनकी पहचान परेशानियों को दूर करने वाले बैंकर के रूप में रही है। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में आरबीएल बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में आ गया था, जिसके बाद नियामक ने सीजीएम योगेश दयाल को बैंक के बोर्ड में 2 सालों के लिए एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया था। विश्ववीर आहूजा को पद से हटाने के बाद बैंक ने राजीव आहूजा को बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ बनाया था, जिसकी अवधि 24 जून को खत्म हो रही थी। सुब्रमण्य कुमार की नियुक्ति से कई ब्रोकर्स चिंतित नजर आए और आरबीएल बैंक की रेटिंग व लक्ष्य में बड़ी कटौती की है। 13 जून को आरबीएल बैंक का शेयर करीब 23% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, 87 रुपए 60 पैसे के स्तर के आसपास। पांचवी खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी आरआईएल के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर टकराने के लिए आमने सामने आ गए हैं और इस बार वजह ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से जुड़ी है। दरअसल अडानी समूह की दिग्गज कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए करार किया है। इस करार के तहत 10 सालों में $50 अरब का निवेश होगा और 2030 से पहले सालाना 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी ANIL में टोटल एनर्जीज 25% हिस्सा भी खरीदेगी। बीते 3 सालों में इन दोनों कंपनियों के बीच ये चौथी डील है। 2019 में टोटल ने अडानी गैस में 37.4% हिस्सा, 2021 में अडानी ग्रीन में 20% हिस्सा और ग्रुप के सोलर एसेट्स में 50% हिस्सा खरीदा था। 14 जून को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 5.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, देश में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में से एक बजाज ऑटो ने 14 जून को हुई बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बजाज ऑटो की ओर से 22 साल में ये पहला शेयर बायबैक होता, क्योंकि इससे पहले साल 2000 में कंपनी ने बायबैक की घोषणा की थी। कंपनी के बोर्ड ने समय की कमी का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला लिया था। कंपनी के बोर्ड के मुताबिक बायबैक पर फैसला लेने से पहले और चर्चा की जरूरत है। साथ ही दूसरी खबर में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर बजाज ने खराब स्वास्थ्य के चलते 30 जून से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। 14 जून को बजाज ऑटो का शेयर 5% से ज्यादा गिरा था और निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट विवाद में चल रहे कानूनी पचड़ों में हर हफ्ते एक नया मोड़ देखने को मिलता है और इस हफ्ते जेफ बेजोस की अगुवाई वाली अमेजन को एनसीएलटी से एक
तगड़ा झटका मिला है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के दिसंबर 2021 के आदेश को बहाल रखा है, जिसमें सीसीआई ने अमेजॉन एफसीपीएल यानी फ्यूचर कूपन्स डील को खारिज कर दिया था और कहा था कि अमेजॉन ने इस डील में कई अहम जानकारियां छिपाई थी। एनसीएलटी ने सीसीआई के फैसले के साथ साथ अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए के जुर्माने को भी बरकरार रखा है और अगले 45 दिन में इसे भरने के लिए कहा है। 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सा खरीदा था और इस डील के आधार पर फ्यूचर रिटेल के अपने एसेट्स को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए में बेचने के सौदे का विरोध कर रही थी। 13 जून को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, आईपीओ में एलआईसी के शेयर अलॉट होने के बाद गिरावट झेल रहे निवेशकों के जख्म और गहरे हो गए हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 13 जून को एलआईसी के एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। एंकर निवेशकों को एलआईसी के करीब 5.93 करोड़ शेयर 949 रुपए के भाव पर अलॉट हुए थे, जो 13 जून को बाजार में बिकने के लिए आए। एंकर निवेशक वह संस्थागत निवेशक होते हैं जिनको रिटेल और बाकी निवेशकों से पहले शेयर जारी होते हैं और लिस्टिंग होने के कुछ समय तक अपने शेयरों को होल्ड करके रखना होता है उनको। 949 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर करीब 30% नीचे लुढ़क चुका है, यानी कि निवेशकों की करीब 1/3 पूंजी स्वाहा हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी खबर में एलआईसी की अपडेटेड एम्बेडेड वैल्यू जून अंत तक आ जाएगी। 13 जून को एलआईसी का शेयर करीब 6.25% की गिरावट के साथ 670 रुपए के भी नीचे बंद हुआ था। दिन के दौरान शेयर ने 667 रुपए का नया निचला स्तर भी छुआ था। अगली खबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने जियोबीपी के साथ ईवी मोबिलिटी सर्विसेज से जुड़ा एक करार किया है। इस करार के तहत जियोबीपी जोमैटो के ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मुहैया कराएगी। इस समझौते से भारत में तेजी से बढ़ते डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में तेजी आ सकती है। गौरतलब है कि जोमैटो ने 2030 तक अपने डिलीवरी व्हीकल्स के पूरे काफिले को ईवी में तब्दील करने की घोषणा की है। इससे पहले कई और कंपनियां क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं और उन्होंने भी अलग अलग कमिटमेंट्स किए हैं। जियोबीपी ने हाल में रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स के साथ भी एक समझौता किया था। समझौते के तहत फ्यूल और मोबिलिटी कंपनी ओमेक्स की प्रॉपर्टीज में ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग की व्यवस्था शुरू करेगी। 16 जून को आरआईएल का शेयर 1.5% और जोमैटो का शेयर 5.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, एग्रोकेमिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी यूपीएल को कुडोस केमी नाम की दिवालिया कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। कुडोस केमी का 100% हिस्सा खरीदने के लिए कंपनी ने 40 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। ये सौदा यूपीएल की हाल में गठित सब्सिडरी यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल्स के जरिए किया गया है। एनसीएलटी की ओर से पारित प्रस्ताव के मुताबिक अगले 2 साल में कंपनी को कुडोस केमी में 237 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। कुडोस के अधिग्रहण से कंपनी को अपने ग्राहकों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यूपीएल का कारोबार इस कंपनी से मिलता जुलता है। 16 जून को यूपीएल का शेयर करीब 4.5% चढ़कर बंद हुआ था। 11वीं खबर, बीसीसीआई ने 2023 से 2027 के बीच आईपीएल के मीडिया अधिकार 48,390 करोड़ रुपए में बेचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सब कॉन्टिनेंट के टीवी अधिकार डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। डिजिटल अधिकार रिलायंस की वायाकॉम 18 ने 20,500 करोड़ रुपए में अपने नाम किए हैं। वायाकॉम ने नॉन एक्सक्लूसिव अधिकारों का सी पैकेज भी 2,991 करोड़ रुपए में खरीदा है। ए और बी पैकेज में अगले 5 साल के 410 मैच शामिल हैं। आईपीएल अब प्रति मैच कीमत के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेल लीग बन गई है। आईपीएल मूल्यांकन के आधार पर अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल, नेशनल बास्केटबॉल लीग और इंग्लैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों के बराबर होगी। 12वीं खबर, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी जीपीसीबी ने दीपक नाइट्राइट को वडोदरा के पास स्थित अपने नंदेसरी प्लांट को बंद करने का आदेश जारी किया है। पिछले हफ्ते कंपनी के केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद जांच की गई थी और इस जांच के बाद यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही अंतरिम पर्यावरण हर्जाने के तौर पर कंपनी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। इस पर कंपनी ने सफाई जारी कर कहा कि इस प्लांट को लेकर कंप्लायंस रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी। साथ ही जांच पूरी होने के बाद कंपनी प्लांट को जल्द शुरू करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 13 जून को दीपक नाइट्राइट का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, मेटल कंपनी हिंदुस्तान जिंक में लंबे समय से बाकी बचा हिस्सा बेचने की मंशा रखने वाली सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल पिछले महीने कैबिनेट से विनिवेश की मंजूरी मिलने के बाद सरकार हिंदुस्तान जिंक में ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए अपनी बाकी बची 29.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। ओएफएस के जरिए सरकार की हिस्सेदारी कई चरणों में बेची जाएगी। 13 जून को ओएफएस की खबर आने से हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 14वीं खबर, भारत सरकार इंग्लिश हाई कोर्ट में आरआईएल और शेल के खिलाफ
करीब 11 करोड़ के आर्बिट्रेशन अवार्ड की अपील से जुड़ा मुकदमा हार गई है। ये मामला पीएमटी यानी पन्ना मुक्ता एंड ताप्ती ऑयल एंड गैस फील्ड से जुड़ा है। हाई कोर्ट के जज के मुताबिक सरकार को 2021 में अपने ऐतराज सामने रखने चाहिए थे, जिस वजह से सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। दिसंबर 2010 में आरआईएल और शेल तेल गैस उत्पादन से होने वाले मुनाफे को सरकार के साथ शेयर करने से पहले रॉयल्टी भुगतान समेत होने वाले खर्चों की रिकवरी की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को कोर्ट में लेकर गई थी। इस मामले में सरकार की इंग्लिश कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना है, पर 13 जून को आरआईएल का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, टोरेंट पावर ने तेलंगाना में स्काई पावर ग्रुप से 50 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दोनों कंपनियों के बीच 416 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में ये सौदा हुआ है। इस सोलर पावर प्लांट का तेलंगाना की नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ 25 साल का लंबी अवधि का पावर परचेस एग्रीमेंट है। 14 जून को टोरेंट पावर का शेयर 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, आईएफएल फाइनेंस का हाउसिंग फाइनेंस कारोबार करने वाली आईएफएल होम फाइनेंस की 4 से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये रकम डायरेक्ट असाइनमेंट यानी हाउसिंग लोन के सिक्योरिटाइजेशन के जरिए जुटाई जाएगी। यही नहीं, कंपनी की मध्यम अवधि में आईपीओ लाने की भी योजना है। दरअसल जून की शुरुआत में आईएफएल होम फाइनेंस ने एडीआईए यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को 20% हिस्सा 2200 करोड़ रुपए की रकम में बेचा था। आईपीओ के जरिए एडीआईए को कंपनी से एग्जिट के अलावा कंपनी की नई पूंजी जुटाने की भी मंशा है। 14 जून को आईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट में बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स की ओर से करीब 25% हिस्सा खरीदने की डील को मंजूरी दे दी है। 15 जून को आईएफएल वेल्थ का शेयर करीब 2% उछला था, पर 16 जून को शेयर करीब 0.6% गिरकर बंद हुआ था। साथ ही दूसरी खबर में सीसीआई ने माइलन की पेरेंट कंपनी वियाट्रिस इनकॉर्पोरेट के ग्लोबल बायोसिमिलर्स पोर्टफोलियो को बायोकॉन बायोलॉजिक्स और उसकी सब्सिडरी को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बायोकॉन और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बायोकॉन बायोलॉजिक्स में इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को भी सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। बीते 5 दिन में बायोकॉन का शेयर करीब 4% गिर चुका है। अगली खबर, दिवालिया हुए श्रेय ग्रुप में ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने करीब 3025 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल श्रेय ग्रुप की कंपनी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के एडमिनिस्ट्रेटर ने वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में धोखाधड़ी से हुए लेन देन की रिपोर्ट मिली है। ट्रांजैक्शन ऑडिटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लेन देन से श्रेय ग्रुप पर 3025 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा और सब्सिडरी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया था। 14 जून को श्रेय इंफ्रा का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। अगली खबर, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है, जिसमें गैर टेलीकॉम कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर लिए हैं। कुल 20 सालों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। नीलामी के लिए 8 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों को प्रति मेगाहर्ट्ज कम से कम 490 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी होगी और कम से कम 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदना होगा, यानी कम से कम 9,800 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। 16 जून को भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 4% गिरकर बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। स्टार्टअप अपडेट में पहली खबर, वॉलमार्ट के मालिकाना अधिकार वाली फ्लिपकार्ट में चाइना की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट ने 26.4 करोड़ डॉलर या 2060 करोड़ रुपए में करीब 0.25% हिस्सा खरीदा है। टेंसेंट ने यह हिस्सा अपनी यूरोपीय सब्सिडरी टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी के जरिए फ्लिपकार्ट के को फाउंडर विनी बंसल से खरीदा है। इस सौदे के बाद विनी बंसल की फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी घटकर 1.84% हो गई है, पर कंपनी का वैल्यूएशन 37.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये सौदा 26 अक्टूबर 2021 को पूरा हुआ था और वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में सरकारी अथॉरिटीज के साथ इसकी जानकारी साझा की गई थी। दूसरी खबर, 13 जून को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज के नाम से इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारतीय रेल स्टार्टअप्स में सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। स्टार्टअप्स में निवेश के जरिए रेलवे की अपनी मौजूदा दिक्कतों का समाधान करने की मंशा है। नई पॉलिसी के तहत सरकार चुनिंदा स्टार्टअप्स को इक्वल शेयरिंग बेसिस पर 1.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट देगी, जिसमें माइलस्टोन वाइज पेमेंट का भी प्रावधान होगा। भारतीय रेल प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑनलाइन फ्लोट करेगी और स्टार्टअप्स का चुनाव करेगी। टेस्टिंग के बाद सफल प्रदर्शन वाले प्रोटोटाइप्स को अतिरिक्त फंडिंग मुहैया कराई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे के निवेश के बावजूद इनोवेशंस के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर इनोवेटर्स के पास ही रहेंगे।
तीसरी खबर, नई दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में चाय के कैफे की चेन चलाने वाली चायोस की पेरेंट कंपनी सनशाइन टी हाउस ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $4.5 करोड़ की रकम जुटा ली है। 7 जून को हुई ईजीएम में बोर्ड ने 13.89 लाख शेयर 2514 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी करने की मंजूरी दी, जिससे करीब 350 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 207.6 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व अल्फा वेव कैपिटल ने किया। इस फंडिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल, एलिवेशन कैपिटल और थिंक इन्वेस्टमेंट जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। मौजूदा निवेश मिलने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन $25 करोड़ पर पहुंच गया है। चौथी खबर, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टार्टअप इंफ्रा.मार्केट ने ग्रोथ कैपिटल के तौर पर मार्स यूनिकॉर्न्स फंड से $5 करोड़ की राशि जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी ने अपने वैल्यूएशन की घोषणा तो नहीं की, पर अगस्त 2021 में कंपनी ने $12.5 करोड़ की रकम जुटाई थी और उस समय कंपनी का वैल्यूएशन $2.5 अरब या $250 करोड़ पर पहुंच गया था। हाल में मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी नए ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच बढ़ाने और केमिकल सेगमेंट समेत मौजूदा सेगमेंट में मौजूदगी बढ़ाने पर करेगी। पांचवी खबर, ग्लोबल क्लाइमेट करियर प्लेटफॉर्म टेराडो ने सीड फंडिंग राउंड में $50 लाख की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व अवाना कैपिटल ने किया, जो कि एक क्लाइमेट फोकस फंड है। इस प्लेटफॉर्म ने अपने मोबाइल ऐप को रिलीज करने की भी घोषणा कर दी है। इस ऐप का एक्सेस क्लाइमेट प्रोफेशनल्स और हायरिंग मैनेजर्स के पास है। इस ऐप के जरिए क्लाइमेट बिजनेसेस और पोटेंशियल एम्प्लॉय सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। इस स्टार्टअप की 2030 तक क्लाइमेट के क्षेत्र में 10 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलाने का लक्ष्य है। अगली खबर, देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप्स के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने के लिए लीडिंग अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म 100x VC के साथ करार किया है। इस करार के जरिए बैंक 100x VC से जुड़ी सभी फर्मों के लिए स्टार्टअप के रूप में जाने वाले स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर तैयार की गई सेवाएं और सुविधाओं को ऑफर करेगा। 100x VC एचडीएफसी बैंक को अपने निवेश वाली कंपनियों को प्राइमरी बैंक के तौर पर रिकमेंड करेगी। साथ ही बैंक 100x VC की ओर से रेफर किए गए स्टार्टअप्स में निवेश करने और लोन मुहैया कराने का आकलन करेगा। अगली खबर, पॉइंट ऑफ सेल यानी POS स्टार्टअप क्यूबस्टर ने 63 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व चिरटे वेंचर्स, ओमिडिया नेटवर्क इंडिया और फ्लरिश वेंचर्स ने किया। कंपनी की इस रकम का इस्तेमाल मर्चेंट बेस बढ़ाने और प्रोडक्ट में सुधार लाने पर करने की योजना है। क्यूबस्टर कंपनियों को एक ही ऐप से बिलिंग, इन्वेंट्री, रोजाना के बही खातों और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का प्रबंधन करने में मदद करता है। अब तक इस ऐप ने किराना स्टोर से लेकर HUL और ITC जैसे बड़े एंटरप्राइजेस में 20,000 से अधिक व्यापारियों को जोड़ा है। आठवीं खबर, माइक्रो सेविंग्स प्लेटफॉर्म सिप्ली ने $1.9 करोड़ का निवेश हासिल किया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व QI वेंचर्स ने किया। इस फंडिंग राउंड में लेट्स वेंचर और जीतो जैसे मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया है। सिप्ली अनडिजर्व्ड कस्टमर्स को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है और उनको म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड और अन्य फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करने का मौका देती है। नौवीं खबर, यूएस की क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने अपनी टीम का आकार छोटा करने का फैसला लिया है। इससे वैश्विक स्तर पर इस कंपनी की वर्कफोर्स का 18% हिस्सा प्रभावित होगा। यही नहीं, इससे कंपनी ने भारत में हर 12 में से एक कर्मचारी यानी करीब 8% कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। अप्रैल में कॉइनबेस ने भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या 4 गुना करने की घोषणा की थी, पर बाजार में धीमेपन के चलते बाकी क्रिप्टो करेंसी कंपनियों की तरह कॉइनबेस ने भी छटनी की घोषणा कर दी है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और नतीजों के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं।
उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे और कंपनीनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।